हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। भिंडी की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए जरूरी कार्य। अधिक उपज के लिए करें ड्रैगन फ्रूट की फसल की देखरेख। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई भिंडी की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बढ़वार और फलन की अवस्था पर है, लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी है। तो कौन कौन से हैं वे कार्य और आप कैसे करें इन कार्यों को, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ आशीष कुमार दुबे से। किसान भाइयों, अभी मैं आज आपसे भिंडी की फसल के बारे में बात करूंगा। जो अभी भिंडी की फसल खेतों में करीब लग चुकी है और उनकी करीब 1 महीने की वो फसल हो चुकी है। तो किसान भाइयों, मैं भिंडी के बारे में आपसे आगे चर्चा बढ़ाना चाह रहा हूं। भिंडी की फसल करीब 1 माह की हो चुकी है और जिसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाई वीडी खरपतवार निकालने का कार्य कर रहे हैं। खरपतवार अगर नियंत्रण हम नहीं करते हैं तो उससे हमें ये परेशानी होती है कि जो हमारी मुख्य फसल है उसको पानी, पोषक तत्व, सन प्रकाश ये सब डायरेक्ट नहीं मिल पाते हैं। और जो खरपतवार रहते हैं उनका यही रहता है कि वो मेन फसल से ज़्यादा पोषक तत्व ले लेते हैं और अपनी बढ़वार कर लेते हैं, जिससे हमारी मुख्य फसल दब जाती है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है, जिससे हमारा उसका उपज में भी अंतर आता है। तो मैं उनसे यही सलाह देना चाहूँगा कि किसान भाई कुशल व्यक्ति के द्वारा ही खरपतवार नियंत्रण का काम करवाएं, क्योंकि जो मुख्य फसल है उसमें कोई भी नुकसान ना हो, है ना, और सही तरीके से कुशल तरीके से और जितना जल्दी हो सके उतना खरपतवार नियंत्रण कर लें, जिससे हमारी फसल को खरपतवार से सुरक्षा मिले और हमारी फसल ज्यादा अच्छे से बढ़वार कर सके। किसान भाइयों, भिंडी की फसल से यदि आपको अधिक उत्पादन प्राप्त करना है तो इसके लिए सबसे पहले आप फसल की सिंचाई और घुलनशील उर्वरकों के प्रयोग पर विशेष ध्यान दें, तभी गुणवत्ता युक्त भिंडियों की प्राप्ति होगी। और किसान भाइयों, इसके अलावा मैं आपसे आगे बात करना चाहूँगा सिंचाई। सिंचाई एक भिंडी की फसल में सबसे ज़्यादा मुख्य है कि अगर जैसे जलमांग जिसको बोलते हैं कि जो मुख्य फसल है उसको कितनी पानी की ज़रूरत है। अगर हम खेती कर रहे हैं और हमें पता नहीं कि कितना पानी देना है, जिससे हमारी मुख्य फसल पे भी असर पड़ता है, तो गर्मी के सीज़न में 4 से 5 दिन, 6 से 7 दिन इस तरह के हिसाब से हम उसमें पानी देते हैं। और कभी कभार ज़्यादा ज़रूरत होती, जैसे मिट्टी की ज़रूरत के हिसाब से उसमें जल मांग की आवश्यकता होती है, उसको भी हमें टाइम पे देखते हुए सिंचाई करते रहना चाहिए। और सिंचाई जो है वो कम ज़्यादा ना हो, इस बात का भी हमें किसान भाइयों ध्यान रखना है। हम सही टाइम पे सही पानी दें, जिससे हमारी फसल को अच्छा वो जल मिल सके और अच्छी उपज हमको प्राप्त हो सके। इसके बाद किसान भाइयों आगे बात करेंगे पोषक प्रबंधन की। भिंडी की फसल जो हमारी मुख्य फसल है, 1 माह की फसल हो चुकी है, जिसमें पौधे की ग्रोथ हो रही है। अगर इसमें हम अपन चाहें तो NPK का स्प्रे कर सकते हैं, 19-19 का घोल स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पौधे की बढ़वार, पौधे के पुष्प ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आएंगी। मेरी सलाह यही है कि आप लोग NPK का स्प्रे इसमें करें। किसान भाइयों, भिंडी की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप भिंडी की फसल को इनके प्रभाव से बचाने के लिए समय रहते नियंत्रण करें। किसान भाई, इसके बाद आता है शीर्ष फली भेदक और तना भेदक।
जिसको फ्रूट एंड शूट बोरर भी बोलते हैं। इसकी मुख्य लक्षण ये होता है कि जो भिंडी की फली रहती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अगर हम इसकी पहचान करना चाहें तो इसके फल को फाड़ के देखेंगे तो इसमें ब्लैक कलर की इल्ली दिखेगी। ये इसका मुख्य पहचान है। इसके कंट्रोल के लिए यही है कि इसमें थायोमेथॉक्सम 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, या बुप्रोबेंजीन का भी आप स्प्रे इसमें कर सकते हैं जो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि पहले फल तुड़ाई कर लें, उसके बाद आप इस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। जहाँ भी बेचेंगे उनको भी कोई नुकसान ना हो और अपन को भी ना हो, अपन स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित फसल ले सकें। किसान भाई, भिंडी में पाउडरी मिल्ड्यू भी लगता है, जिसमें क्या रहता है कि ऊपर पत्तियों के ऊपर और नीचे पाउडर के जैसा बन जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता। इनको भोजन पर्याप्त मात्रा में पेड़ नहीं बना पाते हैं, जिसके फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी इसका अफेक्ट पड़ता है। तो किसान भाई, इसके कंट्रोल के लिए बाबिस्टीन या मैनकोजेब या कार्बनडाजिम, यूपीएल में साफ पाउडर आता है जिसका 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करेंगे और पाउडरी मिल्ड्यू से अपन निजात पाएंगे। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग करके आप ग्रीष्मकालीन भिंडी की फसल की अच्छी उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कर्नाटक में चुनाव प्रचार में उतरे सीएम शिवराज। कांग्रेस और राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा एमपी के किसानों की नहीं की कर्ज माफी, कर्नाटक में दे रहे गारंटी वारंटी। कर्नाटक चुनाव में वीडी शर्मा ने भरी हुंकार। कांग्रेस मुक्त बूथ का दिलाया संकल्प। कहा प्रदेश में होगी ऐतिहासिक जीत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आजकल किसान अच्छी आय लेने के लिए ड्रैगन फ्रूट की खेती करने लगे हैं और अच्छी आय भी कमा रहे हैं। लेकिन ड्रैगन फ्रूट की खेती और अच्छी उत्पादकता के लिए उपयुक्त तापमान का होना भी जरूरी है। और जिन किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की फसल लगा रखी है, उनको फसल में कुछ कार्यों जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ पौध सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा, तभी आपको गुणवत्ता युक्त अधिक फल मिलेंगे। तो आप इन सभी कार्यों को किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। किसान भाइयों जोहार। आप तो लगाते ही हैं कि एक बार लगाओ और 20 साल तक 15 साल तक उसमें फल पाओ। तो फल के पेड़ के दृष्टिकोण से आप जो पौधरोपण करते हैं वो तो इसी दृष्टिकोण से करते ही हैं। हम अभी बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट का। ड्रैगन फ्रूट जो बेस कीमती है और जलवायु के परिप्रेक्ष्य में बहुत वेल सूटेड क्रॉप है, नई तरह से रिकमेंड कर रहे हैं और बहुत इसकी उत्पादकता भी अच्छी है। किसान भाइयों, अगर आप ड्रैगन फ्रूट लगाए हैं और अगर उसकी उम्र 2 से अधिक साल की है, लगभग 2 साल की है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ज़्यादा है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ड्रैगन फ्रूट जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक तरह से कहिए कि गर्म प्रदेश वाला फल है। इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन खाद वगैरह मिले, फल इससे लेना है तो शरीर अच्छा रहेगा, तभी इसकी उत्पादकता अच्छी होगी। इस फल के पौधों को दूसरे पौधों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। फूल आने एवं फल के विकास के समय खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करना चाहिए। तो अभी आप क्या करें कि जाड़ा को सहन किया है, अब इसकी बढ़वार होगी। तो अभी आपको क्या करना है कि अगल बगल जितने खरपतवार हैं उसको निकाल दें, उसकी कोड़ाई कर दें, पौधे के चारों तरफ कोड़ाई कर दें और मैं तो कहूँगा कि 10 दिन के लिए छोड़ दें। कोड़ाई करके 10 दिन के लिए छोड़ दें। वो सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं, आप उसकी चिंता मत करिए।
10 दिन छोड़ने के बाद 10-15 दिन तक आप छोड़ सकते हैं। उसके छोड़ने के बाद उसमें एक भूख जैसी जगेगी और मिट्टी में अगर कोई रोग जनित बैक्टीरिया या फंगस या इस तरह के कुछ हैं तो वो मर जाएंगे या ज़मीन के नीचे चले जाएंगे, तो ये उनका दुष्प्रभाव पौधे पे नहीं पड़ेगा। तो ये फ़ायदा है। ड्रैगन फ्रूट में अधिकतम उत्पादन के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 277 पौधे लगाए जा सकते हैं। ट्रिमिंग व प्रूनिंग पौधों की सीधी वृद्धि एवं विकास के लिए इनको लकड़ी व सीमेंट के खंभों से सहारा प्रदान करना चाहिए। अपरिपक्व पादप तनों को इन खंभों से बांधकर शाखाओं को सीमित रखते हुए 2 से 3 मुख्य तनों को बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद इसके ढांचे को गोलाकार रूप में सुरक्षित कर लेना चाहिए। अब उसके बाद आप जो कोड़ाई किए हुए हैं, कोड़ाई के 15 दिन के बाद आपको खाद देना है। तो गोबर की सड़ी हुई खाद आप उसका इस्तेमाल करें या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोबर की सड़ी हुई खाद लगभग 15 किलो प्रति पौधा के हिसाब से आपको देना है। वैसे तो हम बार बार कहते हैं कि मिट्टी जांच आप करा लें। मिट्टी जांच कराने से ये होगा कि किस चीज़ की कितनी कमी है, उसी हिसाब से हम उसकी सप्लाई करते हैं। लेकिन जो कार्बनिक खाद है, जो आपका जैविक खाद है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा भी दे देंगे तो हानिकारक नहीं होगा। इसलिए हम अगर आप मिट्टी जांच नहीं कराए हैं तो मिट्टी जांच करा लें। और बिल्कुल संभावना है कि उसका रिजल्ट अभी नहीं आ पा रहा है तो खाद देने की ज़रूरत है, इसलिए कि बरसात में उसमें फूल लगेंगे। तो स्वस्थ पौधा होगा तभी स्वस्थ फूल और फल लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। इसलिए आपको अभी देख रेख करने की ज़रूरत है। तो आप प्रत्येक पौधा आप करीब 15 किलोग्राम प्रति पौधा के हिसाब से जड़ के किनारे किनारे आप देख लें कि उसकी कैनोपी कितनी है, मतलब वो एरिया जो है वो ऊपर में हवा में कितना दूर तक फैला हुआ है। तो उतना ही दूर का एक वृत्त जैसा खींचें और सेंटर को आधा करें। सेंटर पॉइंट आपका हो गया जो सीमेंट का या आप आयरन का रॉड गाड़े हुए हैं जिस पे वो चढ़ा हुआ है बीच वाला, तो वो रॉड का जितना त्रिज्या है उसका आधा करके और उसके आधा करने के बाद वो करीब 1 फीट गहरा आप लाइन बनाएं, आधा फीट चौड़ा वो गड्ढा खोदें, वृत्ताकार, वो निश्चित रूप से वृत्ताकार होगा। और उसमें आप 15 किलोग्राम प्रति पौधा के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद आप डालें। गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ साथ आपको नीम या करंज की खल्ली भी 2 किलोग्राम, लगभग 2 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से डालना है, क्योंकि गोबर की सड़ी हुई खाद में कीड़े वगैरह लगने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि बहुत सड़ी हुई हो फिर भी तो उस संभावना को कम करने के लिए हम नीम और करंज की खल्ली डालते हैं। ड्रैगन फ्रूट में कीट और व्याधियों का प्रकोप कम होता है, फिर भी इसमें एंथ्रेक्नोज और थ्रिप्स कीट का प्रकोप देखा गया है। एंथ्रेक्नोज के रोग नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। थ्रिप्स कीट के लिए एसीफेट दवा का 0.1% की दर से छिड़काव करना चाहिए। तो ये ऐसे आप करेंगे तो निश्चित रूप से बरसात में जो आपका फसल का और गर्मी के दौरान जो फसल का बढ़वार होगा, उसकी शारीरिक बढ़वार होगी वो ज़्यादा होगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। तो फूल की संख्या ज़्यादा होगी, फूल की संख्या ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक रूप से फल ज़्यादा होगा और अंततः आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। कर्नाटक में चुनाव प्रचार में उतरे सीएम शिवराज। कांग्रेस और राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा एमपी के किसानों की नहीं की कर्ज माफी, कर्नाटक में दे रहे गारंटी वारंटी। कर्नाटक चुनाव में बीडी शर्मा ने भरी हुंकार, कांग्रेस मुक्त बूथ का दिलाया संकल्प, कहा प्रदेश में होगी ऐतिहासिक जीत। कांग्रेस के हाईटेक रथ पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, बोले अलग अलग दिशाओं में भाग रहे रथ के घोड़े, कांग्रेस के रथ के उड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आंचलिक कृषि अनुसंधान जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला छिंदवाड़ा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों के दौरान घने बादल छाए रहने एवं दिनांक 28, 29 और 30 अप्रैल को गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन दिनों अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा दक्षिण, पूर्व दक्षिण, पश्चिम एवं पश्चिम दिशाओं से बहने एवं 7 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई इस समय मिट्टी की जांच करवाएं। इसके लिए खेत की मिट्टी उन जगहों से ना लें जहां पर पेड़ हो या फिर गोबर की खाद वाली जगह हो। गेहूं की गहाई के उपरांत प्राप्त अनाज के बीज को 10% नमी स्तर तक सुखाकर भंडारित करें। भंडार गृह की सफाई कर मेलाथियान के 0.2% के घोल का छिड़काव करें एवं पुराने बोरों एवं थैले की सफाई कर उन्हें मेलाथियान के 1% के घोल से उपचारित कर उन्हें सुखाकर अनाज का भंडारण करें। फसलों की कटाई के उपरांत खेत में कच्चे अवशेषों को जलाएं नहीं, बल्कि जुताई करके भूमि में दबाएं। उससे भूमि में जीवांश और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। जिन स्थानों पर अभी पिछले माह गन्ने की बुआई की गई है उन स्थानों पर अंधी गुड़ाई करें। नवंबर माह में बोई गई गन्ने की फसल में निराई गुड़ाई करें और जिन खेतों में गन्ने की फसल घुटने तक आ गई है उन खेतों में निराई गुड़ाई करने के उपरांत नाइट्रोजन की शेष मात्रा का आधा हिस्सा डालकर मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई करें। गन्ने की फसल में पायरिल्ला कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें। वर्तमान मौसम में ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द की फसलों को थ्रिप्स कीट के प्रकोप से पत्तियां सिकुड़ी हुई दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 5 से 7 मिलीलीटर मात्रा प्रति पंप की दर से घोलकर दोपहर के बाद छिड़काव करें। आम के बाग में फलों को झड़ने से रोकने के लिए 5 मिलीलीटर प्रति पंप की दर से प्लेनोफिक्स नामक दवा का छिड़काव करें। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन के लिए चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। किसान भाई अपने जानवरों को धूप में निकलने से बचाएं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं और जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। पशु बाड़े को हवादार बनाएं एवं गीले वारदाने लटकाकर ठंडा रखें। यदि संभव हो तो पशु बाड़े में फोगर की व्यवस्था करके हर 4-5 घंटे में फोगर चलाएं। भैंस वंशीय पशुओं को पानी भरे तालाब में छोड़ें। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। गर्मी से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान पर बांधें एवं परजीवियों से बचाव के लिए जरूरी उपाय करें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करवाएं। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर और साफ एवं ताजा पानी दें। मुर्गीशाला की बिछाली गीला होने पर समय से पलट दें और सुखाने के लिए चूना का भुरकाव करें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम राजेरा, जिला नीमच के राकेश बघेल ने। आपने गर्मी के मौसम में बकरियों और उनके मेमनों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
इस मौसम में हम अपने बकरी उत्पादन जो हम कर रहे हैं उसमें किस तरह से ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं कि हम अपनी बकरियों में उनका स्वास्थ्य, उनका उत्पादन और उनकी देखरेख किस तरह से करें ताकि हम इस गर्मी के प्रभाव को कम से कम उन पर पड़ने दें। तो साथियों, हम देखते हैं कि बकरी जो है ख़ास तौर से छोटे तबके के किसान हैं जिनके पास भूमि नहीं है या लेबर हैं या छोटा मोटा उद्यम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही मुफीद जानवर है जो कि बहुत ही कम लागत में उसको तैयार किया जा सकता है और कम से कम समय के अंदर उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, इस मौसम में बकरियों और उनके मेमनों के लिए आवास और आहार का प्रबंधन करना अति आवश्यक होता है, तभी आप अपने पशु से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आवास प्रबंधन की। तो हमको जो तरीके अपनाने हैं उनमें एक तो शेड की उत्तम व्यवस्था। शेड जो है अच्छा हवादार हो। शेड के ऊपर आप जो भी स्थानीय स्तर पर आपको घास, पत्ती, बड़े पत्ते वाले पौधे, उनकी छाल या भूसी, पुआल, ये सब डाल दें ताकि जो धूप की गर्मी है सीधे तौर पे उसके शेड को गर्म ना करे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसमें ऊपर से पानी की छिड़काव कर सकते हैं। हालांकि यह तभी करना चाहिए जब टेम्परेचर बहुत अधिक हो। छायादार स्थान की व्यवस्था अति उत्तम है। उससे जानवर अत्यधिक गर्मी के चपेट में आने से बचेगा, लू लगने से बचेगा। मल मूत्र का निष्कासन बहुत ही व्यवस्थित होना चाहिए ताकि उसमें अमोनिया कलेक्शन ना हो, हवादार घर हो, साफ हो और गंध रहित हो, उसमें बदबू इकट्ठी ना हो, कीट पतंगे ना पनपें और टिक्स का ट्रीटमेंट भी समय समय पर करते रहें। तो इनसे हम किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए हम तैयार हो सकते हैं। बकरियों को संतुलित आहार देने से जहां स्वास्थ्य अच्छा रहता है वहीं बीमारियों से भी दूर रहता है और शारीरिक वृद्धि अच्छी होती है। हरे चारे के साथ संतुलित आहार नियमित रूप से कम एक दिन में 2 से 3 बार दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों, बकरियों को प्रतिदिन आहार में दाना 300 ग्राम, हरा चारा 2 किलोग्राम और खनिज मिश्रण 10 ग्राम आवश्यक रूप से देना चाहिए। खान पान की व्यवस्था में भी आपको भी ऐसा करना पड़ेगा कि आपको प्रोटीन कंटेंट थोड़ा सा कम करके उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा बढ़ाने पड़ेगा। साथ ही हरी पत्तियां आप समावेश करें उसके भोजन में, तो वो उसके गर्मी से निजात पाने में सहायता करेगी। ये मुख्य रूप से झाड़ीदार पत्ते खाने पर खास तौर से पैर ऊपर करके चढ़ के उनको तोड़ के मुंह के द्वारा खाती हैं। ये अगर हम सूखा चारा, भूसा, घास, इन सबको अगर पेड़ पौधों की पत्तियों या फलीदार दाने वाले जो हरी घास है उनके साथ 1 और 1 के अनुपात में दे दें तो ये इस विशेष पशु के लिए, बकरी के लिए रुचिकर भी होता है और साथ में उसके लिए बैलेंस डाइट का काम करता है। किसान भाइयों, अगर आप घर पर संतुलित आहार बनाना चाहते हैं तो 100 किलो दाना मिश्रण तैयार करने के लिए गेहूं का चोकर 25 किलो, मक्का 10 किलो, खली 25 किलो, चावल की पॉलिश 20 किलो, अरहर की चूरी 10 किलो, मूंग या चना की चूरी 5 किलो, मिनरल मिश्रण 4 किलो, नमक 1 किलो को अच्छी तरह मिलाकर सील पैक बोरों में पैक करके ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर नमी न हो। साथ ही दाना मिश्रण खिलाते समय ये ध्यान रखें कि दाना फफूंदी रहित होना चाहिए। आप देखते हैं कि उनका फीड इंटेक बहुत कम हो जाता है। लगभग हर डिग्री के बढ़ोतरी के साथ ही तापमान के उनमें लगभग फीड इंटेक जो है लगभग 5% के आसपास कम होता है। तो उस दशा में हमको इससे निजात पाने के लिए सुबह सुबह खिलाएं, दोपहर में अच्छा खूब साफ़ सुथरा और ठंडा पानी भरपूर मात्रा में बकरियों को दें और शाम को जब दिन ढल जाता है उसके बाद फिर उसको दाना चारा के लिए प्रेरित करें। बीमारियों से, विशेषकर संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए हमको जो टीकाकरण तालिका है उसका बिल्कुल अक्षरशः पालन करना चाहिए। इस मौसम में खासतौर से जनवरी से लेकर मई के बीच की बात करें तो जनवरी में जहां कंटेजियस प्लूरोनिमोनिया और पीपीआर का वैक्सीन होता है, मार्च में गलघोटू का वैक्सीन होगा और अप्रैल और मई में
पॉक्स जिसको चेचक भी बोलते हैं, उसके अलावा एंट्रोटॉक्सीमिया और गलघोटू और मुंह पका खुरपका बीमारी का टीकाकरण बहुत आवश्यक है। जब मेमना रहता है तभी से चरणबद्ध कृमिनाशक दवाओं का भी देना बहुत ज़रूरी है। जब शुरू में 15 दिन का जब मेमना हो जाता है तभी उसको पाइपराजिन लिक्विड से कृमिनाश किया जा सकता है। उसके बाद 3 महीने की उम्र तक हर 15 दिन में, 3 महीने से 6 महीने की उम्र तक हर महीने, और 6 महीने के बाद उस प्रत्येक पशु को हम हर दूसरे महीने कृमिनाशक दवा समय समय पर देते रहें। तो गर्मी के मौसम में भी आप अपनी बकरियों के झुंड को अपने फार्म में बड़े अच्छे से रख सकते हैं। उनके स्वास्थ्य और उनके उत्पादन और प्रजनन को बहुत अच्छे से मेंटेन रखकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 5011512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।